हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि देख रहे हैं, ये किताब का बीसीसी 429 पेज से ये शुरू है। तो 2018 केमिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले ये भी बता देते हैं, अगर आपको इस तरह का पीवाईक्यू चाहिए 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन को, तो आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। 8873 ये नंबर लिख देते हैं 176306 पर आप PDF ले सकते हैं। तो इस तरह का बुक का PDF मिल सकता है। टोटल देख सकते हैं 477 पेज है। तो इस तरीके से ये किताब का फर्स्ट पेज का ये देख सकते इतना सारा सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इस तरीके पूरा क्वेश्चन है। तो फिलहाल अभी हम देखेंगे केमिस्ट्री का 2018 का। तो पूरा तो मतलब अच्छे से नहीं, लेकिन आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। पूरा क्वेश्चन में से आपको हो सके तो मतलब 10-15 क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला हो और मुझे वो समझ नहीं आएगा तो वो बता देंगे, क्योंकि खुद 100 में से करीब 50 के आसपास ही मेरा क्वेश्चन मतलब सही होता है। और अगर आंसर देखकर करीब 80-85 क्वेश्चन को समझ पाते हैं। तो इस तरीके से 10-15 क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर बता देंगे, तो उतना आप समझ लीजिएगा। तो वीडियो में यही है, इसलिए 8-10 क्वेश्चन थोड़ा वो सिर्फ आंसर बताएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो वो ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ पर 2018 के क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। तो ये BCC में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा आराम से मिल जाएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से। आप फिजिक्स का बायोलॉजी फिजिक्स का होगा तो भी अपलोड कर देंगे, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इधर जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को तो हम देख लेंगे। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते फर्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं केमिस्ट्री का है, तो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल टू। तो ये जो डाल्टन्स लॉ है यहाँ एप्लीकेबल कहाँ नहीं है, तो ये जो है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये जो है इस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो आंसर तो इसका इस तरीके के आंसर हो जाएगा बी। तो हाइड्रोजन एंड, क्योंकि यहाँ पर देखिए डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ये जो होता है वह वैलिड होता है ओनली फॉर गैसेस डू नॉट रिएक्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो डाल्टन्स लॉ वैली वहाँ पर होता है, वैलिड वहाँ पर होता है जहाँ पर अगर कोई दो गैस से आपस में जनरल जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है, मतलब वही 25-30 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पर अगर रिएक्शन नहीं करता है, तो वह डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन जनरल मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ही मिक्स कर जाएगा। हाइड्रोजन एंड CO2 भी हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर नहीं मिक्स होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 का बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए। सेकेंड क्वेश्चन है विच हैज़ हाईएस्ट E/M रेशियो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन और मास रेशियो आप निकालेंगे। तो इसमें सबसे कि इसका ये है सबसे छोटा ये है, तो हाईएस्ट E/M रेशियो इसका होगा, क्योंकि मास इसका एकदम छोटा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मास, तो जिसका मास सबसे छोटा होगा मतलब हाईएस्ट E/M रेशियो इसका हो जाएगा। तो 2 का हो जाएगा बी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि द रिएक्शन, तो इस तरह का रिएक्शन यहाँ पर एल्यूमिनियम जो पहले था 13 और 27, फिर यहाँ हीलियम से रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर जो बनता है, मतलब जहाँ पर देखेंगे इधर भी कोई का मतलब एलिमेंट बने और इधर भी एलिमेंट बने, तो इस तरह का अगर बनता है रिएक्शन होता है, तो उस तरह के रिएक्शन को यहाँ पर हम कहते हैं ये ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसम्यूटेशन ये होता है। तो इस तरह के आपको देखें तो आप पहचान लीजिएगा कि ये है। अब उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन की अमॉन्ग द फॉलोइंग बॉन्ड्स विच हैज़ मोस्ट पोलर कैरेक्टर। सबसे ज़्यादा पोलर कैरेक्टर किसका है? सबसे ज़्यादा पोलर कैरेक्टर देखेंगे तो सबसे छोट इसमें किसका साइज होता है, उसी का पोलर कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सबसे छोट है वह फ्लोरीन है, तो जिसके कारण इसमें मोस्ट पोलर कैरेक्टर सी हो जाएगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन को देखते। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो स्टेबल की बात करेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो स्टेबल Pb2+ है। तो आप ऐसे भी याद करेंगे शिव जी, फिर गणेश, संग, पार्वती। तो इस तरीके से Pb सबसे लास्ट में था, तो इसका मोस्ट यही स्टेबल है। तो यहाँ पे पूछा गया था मोस्ट स्टेबल कौन है, तो Pb यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। देन उसके बाद क्वेश्चन 6 देखते हैं। एवोगाड्रोज नंबर इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन। तो एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल
मतलब इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंटिंग, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो ये जो प्रेजेंट होता है वह सभी जगह पर है, चाहे 22.4 लीटर ऑफ गैस एनटीपी या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो इस तरीके से ये जो देख रहे हैं यहाँ पर एवोगाड्रोज नंबर इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंटिंग, तो इसका आंसर ये हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर, ये सब में प्रेजेंट होता है। 7th क्वेश्चन है विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से कौन है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एल्किन्स, तो ये तो गलत है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है एल्काइंस या एल्काइल्स, तो मतलब यहाँ पे इस तरीके के ये गलत हो जाएगा, एल्किन्स नहीं होता है, तो यही स्टेटमेंट्स गलत है, लेकिन ये सब सही होगा। देख सकते हैं जैसे ओपन चैन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिफैटिक, तो एलिफैटिक कहते हैं ओपन है तब, अगर वहीं पर क्लोज्ड है तो उसको एरोमेटिक कहते हैं। तो यहाँ पर देख लिए ओपन चैन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिफैथिक, ये सही है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है वह डबल और ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है बाय कार्बन एटम्स, तो ये भी बात सही है। उसके बाद देख रहे हैं डी में है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो प्रोसेस होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एटम्स, तो ये भी बात सही है, उस पर एटम का कैरेक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद 8th क्वेश्चन को देखते हैं द आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड इन एल्केन इज, तो आइसोमेरिज्म कहाँ पर ये ऑब्जर्व हो सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ओनली चेन आइसोमेरिज्म ही एल्केन शो कर सकता है, तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। चेन जो होते हैं आइसोमेरिज्म आप अच्छे से पढ़ लें, मतलब हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक में से हर साल क्वेश्चन आता है। तो आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड इन, तो वह मतलब ऑब्जर्व हो सकता है वह चेन आइसोमेरिज्म में। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe यानी कि K3FeCN6 इज, तो इसका आप अगर ये निकालेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होगा कि जो इसका सेंट्रल मेटल एटम है इससे जितना मतलब अटैच होता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देख सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स कितना अटैच है, ये 6, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है क्लोरोफिल इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एक सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम कौन सी होता है क्लोरोफिल में, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एटम या सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके सेंटर में आप मैग्नीशियम को देख पाएंगे। 11th क्वेश्चन है इन विच आयरन हैज़ द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें से किस मतलब इन विच आयरन हैज़ द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें से किस में है सबसे कम, तो सबसे कम अगर आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर Fe का, तो निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि जीरो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह इसका आप निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हो गया समझिए ये x, ये मतलब ये हो जाएगा, मतलब इसका 0 होता है और x + 0, तो x बराबर फाइनली आप 0 को ही देखेंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने के कारण आंसर हो जाएगा ए। 11th क्वेश्चन को देखते हैं लेसाइनिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, तो ये तो आप जब प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जब प्रिपरेशन करते हैं इस तरह के टेस्ट को पढ़ा जाता है, तो इस तरह के आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये किस में यूज किया जाता है, जो लेसाइनिस टेस्ट किया जाता है वह डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन, तो नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन को बनाने में यूज होता है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा D12 का डी। 13 क्वेश्चन है कि द रिएक्शन CH2 + H2 और फिर निकेल कैटालिस्ट और इसके लिए टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेल्सियस चाहिए, CH3 इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो हम लोग यहाँ पे कहते हैं, अगर इस तरह के रिएक्शन जो फेमस है वह हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, जिसमें ये होता है जिसको सैप्टियर एंड सैंडरसन्स मतलब सैंडरसन्स रिएक्शन कहते हैं, सैप्टियर सैंडरसन रिएक्शन, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13 का भी। तो आप फाइनली इसका मेन जो रिएक्शन को देख लीजिए और उसके बाद ये याद रख लीजिए। उसके बाद 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन इस साइड है विच विल शो मैक्सिमम मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो मैक्सिमम एलिवेशन जो इसमें सबसे ज़्यादा होगा वह होगा Fe2SO4 3, तो फॉर डिसेस मोर नंबर ऑफ आयरन्स मतलब मोर नंबर ऑफ आयन्स ये देता है Fe2SO4 3, तो 14 का हो जाएगा आंसर डी।
उसके बाद 15 क्वेश्चन है कि व्हेन अ कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन द रेट कांस्टेंट। तो 15 क्वेश्चन है कि व्हेन अ कैटालिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन द रेट कांस्टेंट। जब कैटालिस्ट का इंक्रीज होगा रेट, मतलब जब कैटालिस्ट इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्या होगा। तो जब कैटालिस्ट की अगर आप इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इसमें जो होगा वह इंक्रीज हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है विच आयन हैज लोएस्ट फ्लोकुलेशन वैल्यू फॉर द सोल। तो जो फ्लोकुलेशन वैल्यू होता है तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे है कि अगर मोर कोगुलेटिंग पावर अगर किसी का रहेगा, मतलब मोर कोगुलेटिंग पावर है तो इसका मतलब उसके पास लेस कोगुलेशन वैल्यू आएगा। तो मोर इज़ द बैलेंस ऑफ इफेक्टिव आयन, ग्रेटर इज इट्स कोगुलेटिंग पावर। तो द हार्डी-सोल्जे रूल ये बात करता है। तो इसके हिसाब से जो होगा ए आंसर हो जाएगा। FeCN 6 और माइनस, तो इसके पास मतलब लिस्ट फ्लोकुलेशन वैल्यू है। 17 क्वेश्चन है कि एडिशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट गिव्स। एडिशन अगर हम करेंगे KI टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो जब KI को आप मिलाएंगे तो ये रिएक्शन अलग अलग तरह करता है। ये रिएक्शन किस तरीके से करता है वो थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। तो जब KI को कॉपर सल्फेट के रिएक्शन में रखते हैं तो देख सकते हैं जैसे CuSO4 हो गया, कॉपर सल्फेट प्लस KI को जब रिएक्शन करता है KI टू KI हो जाएगा, और तब यहाँ पे बनता है K2SO4, देन आपको प्लस में बनेगा CuCl बनेगा। तो फिर ये जो CuCl बना था 2CuCl2, ये जो है वह फाइनली Cu2I2 प्लस I2 में ये कन्वर्ट होता है, Cu2I2 प्लस I2 में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से ये 17 के आंसर C हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। उसके बाद 18 क्वेश्चन है कि रिएजेंट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश H2O2 एंड O3 इज। तो H2O2 एंड O3 अगर आप दोनों को देखेंगे तो एक ही जैसा दिखाई देगा, मतलब देखकर आप पता नहीं कर सकते कि ये H2O2 है या O3 है। तो ये दोनों के बीच में कैसे पता लगाया जाता है, किस तरीके से पता लगाया जाता है, तो KMnO4 के द्वारा आप पता लगा सकते। तो 18 का आंसर C हो जाएगा, क्योंकि जो KMnO4 है तो KMnO4 H2O2 को डीकलराइज कर देता है, बट नोट अमोनिया को वह नहीं करता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं KMnO4 के द्वारा ये H2O2 है या O3 है। 19 क्वेश्चन है विच अल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक। सबसे ज़्यादा एसिडिक इसमें से कौन सा अल्कोहल है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है वह मतलब मिथेनॉल है, फिर उससे थोड़ा सा कम इथेनॉल, ऐसे ही करते करते कम चलते चला जाता है। तो यहाँ पे देख लिए कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आइटम जो होता है अल्कोहल ड्यू टू, मतलब ये आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्काइल ग्रुप के हिसाब से रिएक्टिविटी हाइड्रोजन आइटम का होता है। तो यहाँ पे देखें कि मोस्ट एसिडिक की भी होगा तो C2H5OH होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक को देख लीजिए, ड्यू टू मोर इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ C2H5 का ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट एसिडिक में भी अल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक, तो 19 का A हो जाएगा। उसके बाद 20 क्वेश्चन को देख रहे हैं विलियमसन्स सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर। तो विलियमसन्स सिंथेसिस जो यूज किया जाता है कौन चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, तो इसका यूज किया जाता है डाई इथाइल ईथर के प्रिपेयर करने के लिए। तो ये ध्यान रखना। 20 क्वेश्चन का आंसर देख ले डाई इथाइल ईथर। तो विलियम सिंथेसिस जो रिएक्शन है उसका आप अगर ये देखेंगे मतलब क्या रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन में जैसे कि ये होता है RONA। तो RONA को जब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराने के बाद ये जो रिएक्शन है वह देता है ईथर का फॉर्मेशन, ये कर लिया, प्लस सोडियम हाइड्राइड मतलब NaX, मतलब सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन करता। तो यहाँ पर देखिए विलियम सिंथेसिस किसके यूज के लिए किया गया,
मतलब तो यहाँ पे डाई इथाइल ईथर के फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है विलियम सिंथेसिस। 21 क्वेश्चन में देख रहे हैं कि विच कैन शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसमें से कौन सा है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो कर सकता है। तो इसमें जो है वह हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा CH3CO। तो देख सकते हैं यहाँ पे CH3CO है वो शो कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा ये वाला ऑप्शन यानी कि बी। तो मॉलिक्यूल जो देखते हैं ये वाला, तो इसमें यूनिट अटैच कार्बन और हाइड्रोजन शो हैलोजन रिएक्शन ये शो कर सकता है। 21 का हो जाएगा बी। 21 में था हेलोफॉर्म रिएक्शन ये कर सकता है। फिर है विच आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, इसमें से कौन है जो वाटर से हाइड्रोलाइज्ड हो सकता है। तो ZeF2 भी रिएक्शन करता है वाटर के साथ, मतलब XeF6 भी करता है, XeF4 भी करता है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा 22 का आंसर देख लिए डी है। उसके बाद 23 क्वेश्चन को देखते हैं। 23 क्वेश्चन है कि इन एक्वस सॉल्यूशन H2 डज नॉट रिड्यूस, एक्वस सॉल्यूशन में ये रिड्यूस नहीं होता। तो 23 का क्या हो जाएगा तो H2O2 में जो वहाँ Zn2+B H2 डज नॉट रिड्यूस, इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है क्योंकि रिड्यूसिंग पावर जो होता है Zn2+ का ही ज़्यादा, मतलब खुद ये हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगा। तो आंसर इस तरीके से एक्वस सॉल्यूशन H2 डज नॉट रिड्यूस, तो डज नॉट रिड्यूस मतलब H2 रिड्यूस नहीं होता Zn2+ सॉल्यूशन में। फिर है एनाल्जेसिट इज एन और ऑफ, एनाल मतलब एंजलेसिट इज एन और ऑफ, तो एंजलेसिट और नहीं है किसका, तो यहाँ पे डी हो जाएगा यानी कि PbSO4, मतलब यहाँ पे हो जाएगा फाइनल 24 का जो है वह डी हो जाएगा Pb। उसके बाद 25 क्वेश्चन है कि द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज, तो रेट कांस्टेंट यहाँ पे तो जनरली देख रहे हैं ये जो माइनस माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन जहाँ पर देखें तो इसका फार्मूला आप याद रखेंगे। तो ये जो होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो देख सकते हैं माइनस माइनस लगा, इसका मतलब जीरो ऑर्डर का ये निशान है, तो पहचान सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं जिस पर -1 चार्ज लगा रहेगा तो वो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कोई भी चार्ज नहीं रहता, वो फार्मूला के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो इसका चाहे तो फार्मूला भी हम आपको लिख के बता देते हैं कि इसका पहचानने का क्या तरीका है, यानी कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट कंपेयर्ड विथ, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। जैसे फार्मूला सिंपल, ये लीटर जो होता है लीटर के N-1 होगा, उसके बाद आप मोल में भी उसी तरीके से होगा, मोल 1 - N होगा, और देन उसके बाद टाइम का T−1 हमेशा रहता है। तो आप इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे है तो वहाँ पे क्या साइन था, माइनस में दिया था, माइनस में देने का मतलब ये ज़रूर जीरो रहा होगा, 0 - 1 करेंगे तभी तो ये जीरो वैल्यू आएगा। फिर यहाँ पे भी 1 - 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से लीटर का 1 मतलब लीटर का इनवर्स मतलब 1 माइनस में रहेगा, और यहाँ मोल जो है मोल के पावर सीधा डायरेक्ट 1 रहेगा, और टी का सेकेंड के पावर इन्वर्स देगा रहेगा। तो इस तरीके से जो फार्मूला लिखे थे लीटर के पावर N-1, मोल के पावर 1 - N एंड टी के पावर -1 से आप पता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 26 क्वेश्चन, प्लॉट A-X VS टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन है तो दिस इंडिकेट रिएक्शन ऑफ, तो इस तरह की रिएक्शन क्या शो करते हैं, तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को शो करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इसमें ध्यान रखना है। ये स्ट्रेट लाइन है A-X VS टाइम वर्सेस का ये ग्राफ बना रहा है, तो इस तरीके से होगा। तो इसका इस तरीके से जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसका आंसर है, तो जैसा कि लॉग A-X यहाँ पे हो गया, तो इसका फार्मूला क्या होता है, मतलब लॉग A-KT/2.3003 ये होता है। तो इस तरीके के ये हो गया। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं y, ये पूरा वैल्यू y का है, और यहाँ पर C+mx आप कर सकते हैं, यानी कि KT है तो KT को आप mx कर सकते हैं। यहाँ पर log A था तो log को C आप कर सकते हो, तो कंपेयर करके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगा। उसके बाद 27 क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन भी ईजी है। यहाँ पे पूछा कि इफ़ K1 एंड K2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, तो देन इसमें से कौन है। तो यहाँ पर आप पहले देखेंगे क्या किया हुआ है। तो फर्स्ट रिएक्शन में जैसा कि ये N2 है O2 है, देन तब 2NO बन गया। तो यहाँ पर N2 के साथ क्या किया गया, 1/2 किया गया,
O2 के साथ भी हाफ किया गया और NO के साथ 2 से गुना कर दिया गया। तो जनरली इसमें से क्या होगा, अगर मतलब इसमें से भी सॉरी 1/2 किया गया तो सबको हाफ कर दिया। रिएक्शन हाफ करने का मतलब यानी कि K1 ये है और बराबर इसको हाफ कर दिया यानी कि K2/2 कर दिया। तो इस तरीके से अब आप निकाल सकते हैं इसका जो कोई भी चीज़ अगर ये बाई वाला अगर गुना ये बाई में है तो इस तरीके से ये ऊपर पावर चला जाएगा। तो K1 बराबर हो जाएगा K2 के पावर 2। तो K1 बराबर K2 के पावर 2 आप कहीं भी देख सकते हैं। जो फाइनल आंसर देखेंगे इसमें तो वह बी हो जाएगा, क्योंकि 1/2 पावर है तो उसके बदला जो मेन इसमें देखे थे ये था K1 बराबर K2 2। तो इस तरह के हैं तो आप इसको जनरली क्या लिख सकते हैं, ये 2 को आप K1 के स्क्वायर कर सकते। तो वही लिखा हुआ है K2 बराबर √K1। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 28 क्वेश्चन है कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। अमोनिया का कंजुगेट एसिड इसमें से कौन है, तो बी हो जाएगा यहाँ पे NH4+। तो 28 का आंसर बी हो जाएगा NH4+। कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया इज NH4+। तो अब फाइनली आंसर 29 क्वेश्चन देखते हैं। द 2 ब्रॉन्स्टेड बेस इन द रिएक्शंस आर। तो 2 ब्रॉन्स्टेड बेस इस रिएक्शन में कौन चीज़ होता है, तो जैसा कि जानते होंगे कि जो एक्सेप्ट प्रोटोन को एक्सेप्ट जो कर सकता है वह मतलब वही कहलाता है ब्रॉन्स्टेड बेस। तो जो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है तो इसमें से कौन कौन है जो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसमें जो देखेंगे ये PO4 3- एक्सेप्ट कर सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर C2O4- प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए तो निगेटिव चार्ज इस पर भी है, -3 इधर है और इधर भी -2 है। तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसी के कारण ये हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड बेस। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 30 क्वेश्चन कि द बैड स्मेलिंग सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एल्कोहलिक कास्टिक पोटास ऑन क्लोरोफॉर्म एंड एलिनिन। मतलब तो ये रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन में देखेंगे तो ये कौन चीज़ होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका होगा यहाँ पर ये फिनाइल आइसोसाइनाइड होगा। ये रिएक्शन है सिंपल सा। तो रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन में जो इसमें बता रहा है कि फिर से जस्ट ये करते ऊपर, तो अल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास एंड क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। तो यहाँ पे कौन कौन चीज़ कह रहा है कि कॉस्टिक पोटास फिर एनिलीन देन उसके बाद क्लोरोफॉर्म। तो एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2, ये एनिलीन का फार्मूला होता है। देन क्लोरोफॉर्म का तो CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है। देन उसके बाद कॉस्टिक पोटास, तो कॉस्टिक पोटास का KOH होता है। तो ये जब रिएक्शन करने के बाद इसमें फाइनल जो बनता है तो क्या बनता है, तो इसमें बनने के बाद जैसे कि देख सकते हैं बैड स्मेल किसका था, C6H5NC। तो इसी का बैड स्मेल होता है, बैड स्मेल C6H5NC का बैड स्मेल होता है। देन KCl बनता है, देन H2 बनता है। तो बैड स्मेल के बारे में कहा गया, तो इसलिए आंसर हो जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। मतलब 30 का आंसर हो जाएगा ए। तो अब उसके बाद देखते आंसर 31 का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 31 क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इन A2 रिएक्शन सम कंपाउंड फॉलो हॉफमैन्स रूल विच मीन्स, मतलब E2 रिएक्शन होता है तो कुछ कंपाउंड ये E2 रूल को फॉलो करता है। तो फॉलो करने का अर्थ क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, तो इसमें देखेंगे फॉलो करने का मतलब हुआ कि कंपाउंड इज रेसिस्टेंट टू एलिमिनेशन। जो कंपाउंड है मतलब E2 रिएक्शन में वह रेसिस्टेंट करता है एलिमिनेशन करने में। तो इसमें ये बात लिखा हुआ है कि निगेटिव चार्ज डेवलप ऑन नाइट्रोजन इन द रेजोनेंस हाइब्रिड मेक इट मोर बेसिक। अगर नाइट्रोजन पर रेजोनेंस के कारण निगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो वह ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब इट मोर बेसिक और लेस इलेक्ट्रॉन पेयर रिडली होगा। तो एल्सो तो फॉलो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है जो E2 रिएक्शन है। तो 31 का आंसर इस तरीके से कंपाउंड
31 का आंसर है डी, डबल बॉन्ड गोज मेनली टुवार्ड लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो E2 रिएक्शन में ये होता है, तो 31 का डी हो जाएगा। तो पहले भी बता चुके हैं कि 8-10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करेंगे तो 8-10 क्वेश्चन थोड़ा सा वो बताने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर भी फ़ायदा ज़रूर होगा पूरा देखने से। उसका 32 क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो करेक्ट ऑर्डर आपको बेसिसिटी का पहचानना है। तो करेक्ट ऑर्डर बेसिसिटी का इसमें से सबसे पहले यहाँ पर है कि बेसिसिटी पहचानने का सिंपल जो यहाँ फाइनली हम आंसर के हिसाब से बताते हैं। जैसे यहाँ पर सी है तो थ्री में सबसे पहले है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा बेसिक ये है, देख सकते हैं CH3 मतलब NH है, CH3 दो है, देन NH है, तो इस तरीके से यहाँ पर 3 हो जाएगा। देन उसके बाद देख सकते CH3 और C ये उससे कम बेसिक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो देखते हैं CH3 CH2 NH2, यहाँ पर तो एक भी मतलब कार्बन ही नहीं, मतलब यहाँ पे NH2 के कारण यहाँ पर ये बेसिक थे। सबसे कम बेसिक होगा वह ये वाला है CH3 COO बॉन्ड फिर NH2। तो इस तरीके से आंसर ये हो गया। अब उसके बाद 33 क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन है यहाँ पर कि द कन्वर्जन ऑफ CN2C द रिडक्शन यहाँ पर है क्वेश्चन में कि द रिडक्शन ऑफ CH3 CN2 CH3 CH2 NH2 इज कॉल्ड। तो इस तरह के यहाँ पे देखेंगे कि द कन्वर्जन ऑफ CN2 CH2 NH2 बाय कैटालिटिक रिडक्शन इज कॉल्ड मेंडियस रिएक्शन, इसको कहते हैं। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, मेंडियस रिडक्शन। तो द रिडक्शन ऑफ CH3 CN2 से ये CH3 CH2 NH2 बनता है, तो वह मेंडियस रिडक्शन में ये होता है। अब 34 क्वेश्चन है कि फॉर अ रियल गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, मतलब आइडियल गैस से डेविएट होने के लिए रियल गैस को उसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो जो टेम्परेचर उसमें रहना चाहिए वह मैक्सिमम डेविएशन आर नोटिस्ड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। मैक्सिमम डेविएशन उस समय होगा जब एकदम लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर आप देख सकते हैं कि ए में दिया हुआ है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। मतलब फॉर अ रियल गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस से रियल गैस में डेविएशन होने के लिए लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, यानी कि 34 का ए ऑप्शन ये करेक्ट है। देन उसका 35 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन एडिपिक एसिड इज हीटेड। जब एडिपिक एसिड को हीट करते तो क्या चीज़ इसमें बनता है। तो सबसे पहले एडिपिक एसिड का तो फार्मूला भी मतलब बहुत कम को याद होता है। तो एसिड मतलब एडिपिक एसिड का फार्मूला आप इस तरीके से याद कर सकते हैं HOOC, देन उसके बाद CH2, देन 4, देन COOH। ये इसको 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तब यहाँ पर साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन होता है। तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन इस तरीके के हो गया CH2 देन यहाँ पे CH2 देन CH2 ये हो गया, फिर उसके बाद CO। तो इस तरीके से ये इसका फॉर्मेशन होगा। तो इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे भी आंसर ये सही हो जाएगा CH2, वैसे सही भी है। तो ये जो आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो एडिपिक एसिड को हीट किया जाता है तो बी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे 36 क्वेश्चन है कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप आर जनरली। तो जो ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है वह किस तरह का ग्रुप होता है। तो हाइड्रोजन जो होते हैं वह ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण यहाँ पर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हो जाएगा। तो 36 का आंसर ये हो जाएगा। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर जनरली ये जो होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। देन उसके बाद है 37 क्वेश्चन की थ्री पी ऑर्बिटल है। थ्री पी ऑर्बिटल्स के पास क्या क्या होते हैं। तो थ्री पी ऑर्बिटल्स के पास आप निकाल सकते हैं इसमें 1 स्फेरिकल एंड 1 नॉन स्फेरिकल नोड्स होते हैं थ्री पी जो ऑर्बिटल होते हैं उसके पास। देन 38 क्वेश्चन है कि द डिस्कवरी दैट शॉक्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी वाज। तो वह जो सिंथेसिस था होलर सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम NH4CNO। तो डिस्कवरी ऑफ शॉक्ड ये वाइटल फोर्स थ्योरी को आश्चर्यचकित कर दिया। मतलब इस खोज के बाद होलर सिंथेसिस के द्वारा यूरिया को NH4CNO के माध्यम से बनाया गया, यानी कि 38 का हो जाएगा आंसर फाइनली सी। 39 क्वेश्चन है कि XEF61
कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव्स, कंप्लीट होकर ये क्या देता है, तो XeF6 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव्स। तो ये मतलब बहुत सारा रिएक्शन होता है इसमें। तो फाइनली जो जनरली इसमें ये XeO3 का ये फॉर्मेशन करता है। देन उसके बाद 40 क्वेश्चन है, द इनर्ट गैस ऑब्टेन फ्रॉम मोनाजाइट सैंड। तो इनर्ट गैस ऑब्टेन फ्रॉम मोनाजाइट सैंड इज, तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो इसमें से जो ये होगा कि मोनाजाइट सैंड, द इनर्ट गैस ऑब्टेन फ्रॉम मोनाजाइट सैंड। तो ए हो जाएगा यहाँ पर। देन 41 है कि SO2 कैन बी यूज्ड एज, SO2 को आप ये तीनों तरह से यूज कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट के रूप में, ब्लीचिंग एजेंट के, या एंटी क्लोर के रूप में आप यूज कर सकते हैं। एसिडिफाइड KMnO4 इज डीकलराइज्ड बाय, डीकलराइज्ड कैसे होता है, एसिडिफाइड KMnO4 जो होता है तो ये डीकलराइज करने का काम करता है। HBr ये रिड्यूसिंग एजेंट, वेयर एच KMnO4 ऑक्सीडेंट यहाँ पर होता है KMnO4 का। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 43 क्वेश्चन, मतलब 44 का तो मतलब 42 का आंसर तो देख लिए, यहाँ पर HBr हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ NaCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसमें देखेंगे तो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोर विल बी नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो मोर विल बी स्पेसिफिक कंडक्शन होगा। तो 43 का फाइनली आंसर देखेंगे 1N हो जाएगा आंसर। और देन उसके बाद है कि 44 क्वेश्चन में है कि डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH आयोनाइज टू एन एक्सटेंट ऑफ 1.3% pH ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो log 1.3 बराबर 0.11। तो यहाँ पे 44 का हो जाएगा ए आंसर। तो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH आयोनाइज टू एन एक्सटेंट ऑफ 1.3% pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका निकालने का तरीका, तो फार्मूला इसका अलग अलग होता है, तो ये तरीका आप ज़रूर सीख लीजिएगा। तो इसमें निकालने का हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 1.3 है, तो इसका जनरली इस तरीके से निकाला हुआ है। तो ये हाइड्रोजन कंसंट्रेशन निकालते C अल्फ़ा इसका फार्मूला का नाम है। तो कंसंट्रेशन कितना है 1/10 यहाँ पे है, और देखेंगे अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा कितना परसेंट है 1.3, तो ये 100 गुना करेंगे। देन फाइनली इसका आएगा 1.3 गुना 10⁻³ आएगा। अब pH में कन्वर्ट करने के लिए वे करीब कितना आएगा, 2 से लेके 3 के बीच में वैल्यू आएगा pH के, इसको कन्वर्ट करने पर। तो 2 से 3 के बीच का वैल्यू इसमें देखेंगे तो क्या है, ए मतलब ए ऑप्शन में आ रहा है, तो 44 का ए हो जाएगा आंसर। 45 क्वेश्चन है कि द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन शोन बाई। तो यह किसके द्वारा आप दिखा सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में CuO, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब CuO से रिएक्शन करता है तो CO2 विल कम्स आउट इफ कार्बन इज प्रेजेंट। तो बात वही है कि हीटिंग इट विथ कॉपर ऑक्साइड टू कन्वर्ट इनटू CO2 में कन्वर्ट कराता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे C। उसके बाद 46 क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन में देखते हैं 46 क्वेश्चन। तो इस तरह का रिएक्शन है यहाँ पर। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका है, तो ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला या DDT का है, स्ट्रक्चरल फार्मूला DDT का। उसके बाद 57 क्वेश्चन है कि फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी हैलोजिनेटेड विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, बट एसिटिक एसिड जो होते हैं वह कैन बी हैलोजिनेटेड इन द सेम वे बिकॉज। तो इसका मेन कारण क्या है, फॉर्मिक एसिड जो है वह हैलोजिनेटेड नहीं होता है, लेकिन जो एसिटिक एसिड होता है वो हो जाता है। तो इसका मेन रीज़न इसमें क्लोरीन अटैक अल्फ़ा कार्बन एटम इन कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर ये अटैक करने का काम करता है। देन और उसके बाद 47 क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन कि आइसोसाइनाइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो 48 है कि फॉलो कार्बिल एमाइन रिएक्शन को ये शो करता है। तो 48 का हो जाएगा यहाँ पर बी प्राइमरी एमाइंस। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एमाइंस। 49 है इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें जो है 49 में देख रहे हैं इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा है, तो
करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देख रहे हैं, पूरे को आप अगर साइज पढ़ेंगे तो आपको करेक्ट जो दिखाई देगा करेक्ट स्टेटमेंट, C2H5NH2 इज स्ट्रॉन्गर बेस दैन NH3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ये। तो इस तरीके से 49 का ए हो गया। 50 क्वेश्चन है कि द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड बाय एक्वस NaOH इज बेस्ट टर्म्ड एज। तो द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स बाय एक्वस NaOH टर्म्ड एज। तो इस तरह के टर्म को मतलब क्या कहते हैं, तो इस तरह के ये जो टर्म है वह हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये टर्म इसको कहेंगे। 41 मतलब 51 क्वेश्चन को करते हैं कि हीलियम एटम इज 2 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 15 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इज। तो हीलियम एटम का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा अगर ये वैल्यू बताया जा रहा है, तो हीलियम एटम का जो होगा वह सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन इतना ही होगा। तो वहाँ पे हीलियम एटम इज़ 2 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब ये टेम्परेचर पर ये नहीं होता, मतलब 51 का आंसर हो जाएगा बी। तो अब उसके बाद यहाँ पे है 52 क्वेश्चन की एट NTP 5.6 लीटर ऑफ गैस वेट 8 ग्राम है, द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज। तो उसका कितना हो जाएगा वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पर जनरली मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालना होगा तो पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे देन वेपर डेंसिटी निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से तो मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका जैसे यहाँ पर है 5 मतलब 8 ग्राम एट NTP, तो 8 गुना 22.4 और नीचा टोटल कितना मतलब क्वेश्चन के हिसाब से 5.6 लीटर है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 32 ग्राम आएगा। देन वेपर डेंसिटी तो निकालने का तरीका पता होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, तो 32/2 करेंगे तो इस तरीके से 16 आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से बनाना है। देन उसके बाद 53 क्वेश्चन है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाउमर सीरीज इन हाइड्रोजन आइटम इज V0 है। तो 53 में है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाउमर सीरीज इन हाइड्रोजन आइटम इज V0, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन इमिटेड बाय सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम आइटम इज। तो इसका क्या होगा, तो इसका फार्मूला आप जनरली आप देखे होंगे तो फॉर हाइड्रोजन आइटम के लिए जैसे 1/, होता है लैम्डा B1, फिर बराबर हो जाएगा RH, मतलब ये कांस्टेंट का वैल्यू है, फिर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो ये तो हाइड्रोजन आइटम के लिए हो गया, लेकिन मतलब हीलियम आइटम के लिए इसका ये हो जाएगा। हीलियम आइटम के लिए हीलियम प्लस है इसका 1/λ B1 ये फार्मूला है। देन उसका 2 का स्क्वायर RH होगा, देन 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वैल्यू वह 4V0 का वैल्यू आएगा। उसके बाद 54 क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिटेड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे कि थोरियम से या बिस्मथ का फॉर्मेशन होता है तो 228 से 212 हो गया और इधर 90 से लेकर 83 हो गया। तो इस तरह के आप देखने को कहाँ मिलेगा, तो इक्वेट मास एंड फाइंड करने पर आपको पता चलेगा कि 4 अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हुआ एंड 1 बीटा पार्टिकल इमिशन के कारण ये आया है। तो इस तरीके से आंसर ए हो जाएगा। तो अब 55 क्वेश्चन है कि विच कैनॉट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ MO थ्योरी, मतलब MO के मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी पर इसमें से कौन एग्जिस्ट नहीं कर सकता उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जो हीलियम-2 जो है वह ये नहीं हो सकता, तो इस तरीके से He2 वो नहीं हो सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई का क्या है करेक्ट ऑर्डर, तो जैसा कि जानते हैं करेक्ट ऑर्डर आयनिक रेडियाई का होगा उसमें ये जैसे निगेटिव का वैल्यू ज़्यादा होता है देन एक निगेटिव का देन, तो ये तो सही है। देन उसके बाद Fe2 तब उससे थोड़ा कम Fe2 प्लस देन Fe3 का, फिर इसी तरीक़ा से ये तो फाइनल आंसर हमारा डी हो जाएगा 56 का
डी हो जाएगा आयनिक रेडियाई, मतलब जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना ही वे बड़ा होता है आयनिक रेडियाई उसका। तो जस्ट इसका उल्टा आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब उतना ही छोटा हो आयनिक रेडियाई। HCl इन्वॉल्व्स, HCl का आप अगर डायग्राम बनाएंगे तो इसमें कौन कौन सा बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स है। तो जब HCl का डायग्राम बनाएंगे तो इसमें 1s और 3p इसमें शामिल हो, मतलब s और p। तो फाइनल आंसर 57 का बी हो जाएगा। 58 क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ NH4OH सॉल्यूशन इज 0.6 मतलब 0.6 ग्राम पर मिलीलीटर। इट कंटेन्स 34% बाई वेट ऑफ NH4OH। तो कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए जनरली इसका जो फार्मूला होता है n बराबर, इसमें करते परसेंटेज 34% है और NH4OH का आप मान निकालेंगे तो 35 होगा, मतलब ये ऊपर गिवन मास बाई नीचे मॉलिक्यूलर मास, तो 35/100 और नीचा 0.6 गुना 1000 करेंगे कि केजी में कन्वर्ट करना है, तो फाइनल 5.26 आएगा। तो 5.26 कहने का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे करीब, इसके करीब है 5.8। तो इसका इस तरीके से आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। उसके बाद 59 क्वेश्चन है कि 22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट NTP व्हेन कंडेंस्ड टू वाटर ऑक्युपाइज ऑन अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ। तो 22.4 लीटर वाटर है वेपर्स एट NTP व्हेन कंडेंस्ड टू वाटर, तो कंडेंस होकर वाटर बनाता है। तो ऑक्युपाइज ऑन अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ, तो वह ऑक्युपाइज करता है मैक्स वॉल्यूम कितना। तो ऑक्युपाइज जो वह करता है मैक्स वॉल्यूम, तो वह निकालने पर आपको पता चल जाएगा कि वह 18 मिलीलीटर H2O, यानी कि 59 का डी हो जाएगा। इसका निकालने के लिए भाई ये फॉर सिंपल है, हमेशा 80 मिलीलीटर जहाँ पर दिखाई देगा 22.4 लीटर ऑफ वाटर और NTP इस तरीके के बाद दिखाई देगा तो आपका 80 मिलीलीटर या 80 ग्राम इस तरह के आंसर आएगा। अब उसके बाद 60 क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सलेट आयन ऑक्सीडाइज्ड बाई 1 मोल ऑफ KMnO4 इज। तो एक मॉलिक्यूल KMnO4 ऑक्सीडाइज्ड कर देता है ऑक्सलेट आयन को। तो ऑक्सलेट आयन को ऑक्सीडाइज करने के बाद इसमें क्या इसमें होगा, तो इसमें जो इस तरीके से जो होगा, तो यहाँ पे द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सलेट आयन से ऑक्साइडेड बाय 1 मोल ऑफ MnO4 इज। तो इसमें देखेंगे जैसे सिंपली ये जो रिएक्शन है Mn7+ हो गया +5, ये इलेक्ट्रॉन होने के बाद यह Mn2 का फॉर्मेशन करता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो C2O4 ये ऑक्सलेट का फार्मूला है, देन 2CO2+2 इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जनरली आंसर आ जाएगा 5/2 हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये PDF देकर आप सॉल्यूशन देखकर भी समझ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन पहले बता चुके हैं कि 10-12 क्वेश्चन होगा जो समझाने में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होगा मुझे भी। उसके बाद करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ IUPAC फंक्शनल ग्रुप ड्यूरिंग द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड इज। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड इसमें यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो इसमें जो ग्रुप होगा सबसे पहले ग्रुपिंग यहाँ पर बोला गया है कौन चीज़, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड को मतलब प्रेफरेंस करेंगे, फिर ये कार्बल्डिहाइड को, फिर यहाँ पर अल्कोहल को, फिर अमोनिया को। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वेफर फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ नेमिंग कंपाउंड के हिसाब से वे करते हैं। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा आंसर 61 का ए। तो उसके बाद यहाँ पर 62 क्वेश्चन है कि प्रोपेन एंड प्रोपेनल और प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल ये क्या है। तो प्रोपेन एंड प्रोपेनॉल जो ये है, अगर स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं कि इसका जो होगा वह फंक्शनल आइसोमर होता है, प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल। तो क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड एंड कीटोन है दो, तो इस तरीके से बचा सकते हैं। देन 63 क्वेश्चन है कि इन लेसाइनेज टेस्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विथ सोडियम मेटल H2। तो सोडियम मेटल यह किससे वे रिएक्ट करता है, तो जो इसमें देखते हैं
सोडियम जो है वह नाइट्रोजन एंड कार्बन से ये रिएक्शन करता है, तो इस तरीके से, और हैलोजन से भी रिएक्शन बाद में करता है। तो जनरली लेसाइनेज टेस्ट में ये करते, जैसे सोडियम हो गया, कार्बन और नाइट्रोजन से रिएक्शन कराते तो NaCN का फॉर्मेशन करता है। देन यहाँ पर जब 2Na को जब सल्फ़र से रिएक्शन कराते हैं तो Na2HCl फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया। देन यहाँ पे देखेंगे Na के प्लस X2 ये हो गया तो 2NaX का फॉर्मेशन कराएगा, तो NaX Na2S NaCN। तो इस तरीके से इतना सारा को एस्टिमेट करने के लिए, तो यहाँ पर फाइनली देखेंगे कन्वर्ट नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजेंस इफ प्रेजेंट इनटू सॉल्युबल आयनिक सोडियम कंपाउंड, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देन उसके बाद 64 क्वेश्चन को देखते हैं। 64 क्वेश्चन है कि द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू कार्बन एटम इन एल्केन हैज़ द ऑर्डर। तो 64 में यहाँ पर कहा गया है कि रिएक्टिविटी हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बन एटम से अगर है तो एल्केन में सबसे पहले कौन सा रिएक्शन करेगा, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन सा रिएक्शन करेगा, तो सबसे पहले टर्शियरी रिएक्शन रिएक्टिव ज़्यादा रहेगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो फाइनल आंसर 64 का आंसर हो जाएगा सी। 65 क्वेश्चन में है यहाँ पर कि द इन प्रोडक्ट ऑफ फ्लोइंग सीक्वेंस इज, तो इसका कुछ ज़्यादा मैकेनिज्म है, तो इस तरह क्वेश्चन में अक्सर प्रॉब्लम होते रहता है, तो आप ही इसका फिर भी यहाँ पर कुछ बता देते। जैसे ए में क्या बनेगा, तो ए में जो हमारा बनेगा वह CH3Br जो रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो CH3CN से रिएक्शन करेगा, तो इस तरीके से ए में कौन चीज़ बन जाएगा, CH3CN का फॉर्मेशन हो जाएगा ए के जगह पर। देन उसके बाद CH3CN ये जब इसका H3O के द्वारा ये या हाइड्रोलाइसिस होगा, तो यहाँ पे LiH या इथर के प्रेजेंट में फाइनली जो बनेगा CH3CH2 का फॉर्मेशन करेगा। CH3CH2 का फॉर्मेशन इसमें से हो, तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं CH3CH2OH है, तो मतलब 65 का बी हो गया। 66 क्वेश्चन को देख रहे हैं कि अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल और ईथर जो है, ये दोनों का मिलाकर क्या चीज़ कहते हैं, तो इसको जो कहते हैं वह है नेटालाइट भी कहते हैं, एल्कोहल एंड ईथर के मिक्स को। 67 क्वेश्चन है कि एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन गिव्स मिथाइल विनाइल कीटोन। तो यहाँ पे देख रहे हैं 67 क्वेश्चन को। 67 क्वेश्चन है कि एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन गिव्स मिथाइल विनाइल कीटोन। तो इसमें जो इसका रिएक्शन पता होगा तो आप आंसर बता सकते थे, मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉन इसका आंसर हो जाएगा। देन 68 क्वेश्चन में इसी तरीक़ा से है, तो इसका भी फाइनल आंसर बताएंगे। तो इसमें भी आइडेंटिफाई सी द फॉलोइंग रिएक्शन सेंसेस, तो CH3 CH2 CH2Br ये है। जब एक्वा सॉल्यूशन में NaOH में रखते हैं तो ए में क्या बनता है, तो ए में जो बनता है वह CH3, तो इसका सॉल्यूशन आप देख लेंगे PDF से तो अच्छा रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 69 का है कि द मोस्ट स्टेबल, मतलब 68 का पहले आंसर बता देते। इस तरह का जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है फाइनली हमारा वह बी ऑप्शन इसका आंसर है, बी देख सकते हैं ये। उसके बाद 69 क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम या कार्बोकेटाइन इज, तो कार्बोनियम या कार्बोकेटाइन यहाँ पे कौन है, तो ड्यू टू रेजोनेंस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन 3 डिग्री कार्बोनियम, तो 69 का ए हो जाएगा। फिनॉल कार्बन फिर PH, तो सबसे मोस्ट स्टेबल ये है कार्बोनियम। उसके बाद 70 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बामाइड, तो इसमें से कौन है जो कार्बामाइड है, तो इस तरह के रिएक्शन में कार्बामाइड जो है वह H2NCO फिर NH2 ये कार्बामाइड है। देन उसके बाद 61 क्वेश्चन को देखते हैं कि द वेट रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम एंड Ag डिपोजिटेड यूजिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ करेंट इज, तो 71 का इसमें क्या हो जाएगा। 71 में है कि एल्यूमिनियम एंड, इसका आप रेशियो निकालना चाहेंगे तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम बाई 9 फिर बराबर वेट ऑफ एल्यूमिनियम मतलब वेट ऑफ जो Ag बाई 108, तो एल्यूमिनियम बाई अर्जिनिन 9/108 हो जाएगा, तो 71 का हो जाएगा ए। 72 क्वेश्चन है कि व्हेन 1 मोल ऑफ KMnO4 रिएक्ट्स विथ HCl द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन लाइब्रेटेड एट NTP,
तो एनटीपी पर कितना वे होता है जनरली इसका आंसर तो निकालने के लिए तरीका इसका कुछ इस तरह से है। इसमें सॉल्यूशन देखने पर आप बता सकते। तो ये भी क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है के MnO4 बराबर Cl का ये मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो दोनों के निकालने के बाद यहाँ पर वेट आप क्लोरीन का नहीं दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। तो फाइनली इसका आंसर आएगा वो 56.0 लीटर आएगा। 73 क्वेश्चन को देखते हैं। वांट हाफ फैक्टर आई फॉर डाइल्यूशन ऑफ K3FeCN6। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका वांट हाफ फैक्टर इसमें। तो इसमें फाइनली इसको भी निकालने का थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। तो फाइनली इसका आंसर 4 आएगा यानी कि बी। उसके बाद 74 क्वेश्चन भी जब इमल्सीफाई, जिसमें से कौन है जो इमल्सीफाई करता है। तो जो इसमें देखेंगे तो सोप जो होते हैं वह इमल्सीफाइज होते हैं। देन 75 क्वेश्चन है कि द यूनिट रेट कांस्टेंट सजेस्ट टू बी। तो यहाँ पे है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सजेस्ट इट टू बी फर्स्ट ऑर्डर। तो 75 में देख रहे हैं 75 का हो जाएगा बी। तो यानी कि बी में देख रहे हैं इफ रिडक्शन विथ टी हाफ बराबर 69.3 सेकेंड हैज़ रेट कांस्टेंट 10⁻⁻2 पर सेकेंड द ऑर्डर इज। तो 75 का हो जाएगा बी। उसके बाद है 76 क्वेश्चन ऑन एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द रिएक्शन N2+3H2। तो 2NH3 एट इक्विलिब्रियम ये होते। 76 का हो जाएगा सी। द रिएक्शन रिमेंस अनअफेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे इनर्ट गैस को मिलाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, मतलब गैस एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर द रिएक्शन रिमेंस अनअफेक्टेड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर है कि फॉर द रिएक्शन 2A+B और तब C+D। तो ऑन डबलिंग द कंसनट्रेशन, जब डबल करेंगे तो द वैल्यू ऑफ Kc। तो कंसनट्रेशन पर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आंसर रहेगा डी, नोट चेंज आंसर हो जाएगा। देन 78 क्वेश्चन है कि NaHCO3 एंड NaOH कैन नॉट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन ऑफ बिकॉज ऑफ, मतलब ये दोनों एक साथ सॉल्यूशन में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है, ये एक साथ रिएक्शन कर लेंगे यानी कि एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन करने लगेंगे, इसलिए ये एक साथ उपस्थित नहीं होते। देन उसके बाद 79 क्वेश्चन को देखते हैं। 70 Sp फॉर सोडियम क्लोराइड इज 36 मतलब 36 मोल इन मतलब मोल 2 और लीटर के 2। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 79 का हो जाएगा 6 मोलरिटी। 79 का ये हो जाएगा सी। 80 क्वेश्चन को देखते हैं। 80 क्वेश्चन में है कि द मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आर सेम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो द मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आर सेम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें ये कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली आएगा 1 मोलरिटी ऑफ NaCl, इसमें आंसर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन है कि एसिटल डॉक्सीजाइम रिएक्ट्स विद P2O5 टू गिव्स। तो ये कौन चीज़ देगा, इसमें भी आप अगर रिएक्शन करेंगे तो इसमें फाइनल जो आएगा C2H5CNO। जब एसिटल डॉक्साइम रिएक्शन करता है P2O5 से तो C2H5CNO ये बनता है। देन उसके बाद है 71 क्वेश्चन की द वेट ऑफ रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम एंड आर्जिनिन डिपॉजिटेड यूजिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ करेंट इज। तो द वेट ऑफ रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम आर्जिनिन सेम क्वांटिटी। तो पहले इसमें सॉरी ये क्वेश्चन तो देख चुके हैं, अब यहाँ तक 78 भी देख चुके हैं। इस साइड तक पूरा देख ले क्वेश्चन को, अब 81 भी देख ले। 82 क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सबसे पहले कौन हाइड्रोलाइसिस होगा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये करना है। तो RCOCl सबसे पहले होगा, देन RCOOR, फिर RCONH2। तो इस तरीके का यह ऑर्डर होगा हाइड्रोलाइसिस का। देन है इन क्लोरोबेंजीन द क्लोरीन ग्रुप। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इन क्लोरोबेंजीन द क्लोरीन ग्रुप। तो क्लोरीन ग्रुप इसमें से कौन होगा, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन ग्रुप। तो
इसमें जो है वह सी हो जाएगा, यानी कि एक्टिवेट क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन ग्रुप है वह एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग वाई रेजोनेंस इफेक्ट एंड डीएक्टिवेट्स इट वाई इंडक्टिव इफेक्ट बोथ दीज इफेक्ट्स आर मोर इवनली मैच्ड। तो ये जो है वह मोर इवनली मैच्ड करता है। देन 84 क्वेश्चन को देख रहे हैं। 84 क्वेश्चन में नीचे साइड है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डज नॉट गिव ब्लू कलर इन लेसाइनेज टेस्ट में ब्लू कलर इसमें से कौन नहीं देगा। तो इसमें से नहीं देगा लेसाइनेज टेस्ट में जानते हैं कि नाइट्रोजन कंपाउंड मस्ट कंटेन नाइट्रोजन एडिशन टू कार्बन सो दैट NaCN जो होते हैं वह फॉर्म्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो फाइनली इसका आंसर देखेंगे हाइड्राजीन हो जाएगा आंसर। तो हाइड्राजीन इसका है कि यही नहीं देता है। आइडेंटिफाई वाई चेंज इन द मतलब वाई में क्या चेंजेस आया। तो ये कुछ थोड़ा सा मैकेनिज्म बताने वाला। तो इसमें फाइनली आंसर जो होगा वाई की जगह पर आप फाइनली देख सकते हैं। सबसे पहले बेंजीन है, बेंजीन से HNO3 या H2SO4 60 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होता है तो SnHCl देन वाई जो लास्ट में बनता है वह जो लास्ट में बनता है तो वह बी हो जाएगा, यानी कि अमोनिया फॉर्मेशन होगा। उसके बाद 90 मतलब 86 क्वेश्चन है कि द कंपाउंड CONO2 NH3 5 फिर Cl2 एंड COONO NH3 ये एग्जाम्पल किस तरह के एग्जाम्पल है ये। तो ये जो एग्जाम्पल है वह बी का एग्जाम्पल है, यानी कि लिंकेज आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। देन 87 क्वेश्चन है कि इट इज़ आउटर कॉम्प्लेक्स हैविंग sp3d2 COF6 3- आयन। तो 87 का ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ CO3 प्लस इन COF6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा K3COF6 हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स व्हाट इज़ द हाइब्रिड स्टेट ऑफ CO एटम इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा ये भी बनाने वाला सॉल्व करने वाला। तो इसमें sp3 और d2 ये हो जाएगा। देन उसके बाद पोटेशियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ जब पोटेशियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन रिएक्ट होता है फेरिक क्लोराइड से। तो ये रिएक्शन कुछ आपको फाइनली जो दिखाई देगा वह रेड कलर का ये बनेगा जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि FeCNS3 ये जो बनेगा वह रेड कलर का होगा। 89 क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ सॉल्यूशन CuSO4 द मेटल यूज्ड टू रिकवर कॉपर इज। तो 89 का इसमें क्या हो जाएगा। तो फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 तो फ्रॉम अ सॉल्यूशन जो है CuSO4 द मेटल यूज्ड टू रिकवर कॉपर इज। तो वह कैसे रिकवर हो सकता है। तो वह रिकवर होगा वह एफिस के द्वारा वह रिकवर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन है विच नोबल गैस डज नॉट फॉर्म क्लैथरेट्स का फॉर्मेशन इसमें से कौन नहीं बना पाएगा। तो इसमें से जो हीलियम नियॉन ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट दिस प्रोसेस वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण हीलियम नहीं बना पाएगा। तो 90 का हो जाएगा आंसर सी। 91 क्वेश्चन है कि द सफिक्स ऑफ एल्कोहल एल्डिहाइड एंड कीटोन अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम्स आर। तो जैसे एल्कोहल्स है तो अल लगता है एल्कोहल ओल, फिर एल्डिहाइड है तो एल, कीटोन है तो कीटोन। इसमें ऑप्शन ही थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है तो उसके हिसाब से आंसर या मतलब एल्कोहल ओल अल फिर ऑन सही है। 91 का सी है सही है। 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग चेन मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर चेन आइसोमर्स इसमें से कौन है जो चेन आइसोमर्स है। तो 92 हो गया। 92 में हो गया कि द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस अरेंजमेंट। चेन आइसोमर में आप रख सकते हैं। चेन आइसोमर में जनरली देखते हैं चेन आइसोमर क्या होता है तो कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आइटम्स के अरेंजमेंट में वो अलग होता है। तो कॉन्स्टिट्यूटिंग द चेन दैट इज स्टेट और ब्रांच चेन ऑफ कार्बन आइटम आर कल चेन आइसोमर ये कहलाता है। तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा 92 का फाइनल आंसर जो बता देते हैं वह हो जाएगा डी में देखेंगे। तो आइसोमर्स अच्छे से पहली जगह यह बार बार और बहुत खास क्वेश्चन है। फिर नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू सोडियम एक्सट्रैक्ट विथ FeCl3 गिव्स। तो वह क्या देगा। तो वह जो देगा FeCl3 जो देगा वह
ब्लड रेड इन कलर का यह देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रेड कलर हो जाएगा। 93 का फाइनल आंसर होगा वह डी होगा। देन उसके बाद 94 क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक कुकिंग गैस कंसिस्ट मोस्टली। डोमेस्टिक कुकिंग में पता है कि लिक्विड ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन रखा जाता है, मतलब 94 का भी आंसर हो जाएगा। फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट बाई। तो अल्कोहल एब्सोल्यूट अल्कोहल प्रिपेयर्ड होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट से। तो किस कौन तरीका से, तो एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन 96 क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम वर्क डन इन एक्सपैंडिंग इन 16 ग्राम ऑक्सीजन एट 300 केल्विन एंड ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम ऑफ 5 डेसीमीटर क्यूब आइसोथर्मली एंटिल द वॉल्यूम बी कॉम 25 डेसीमीटर क्यूब इच। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जो यहाँ पर होगा ए आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ए आएगा। तो ये इक्विलिब्रियम मतलब ये जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का ये है। देन 97 क्वेश्चन है कि द बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2Cl2Br2I2। तो बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन भी करना आसानी से कर सकते। सबका वॉल्यूम है, सबको गुना और ऐड कर देना। तो फाइनली जो आपका यहाँ पे पूछा है क्या चीज़ कि रिस्पेक्टिवली स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इसमें से कौन है। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा जिसका होगा स्ट्रॉन्गेस्ट वही होगा। तो इसमें से कौन है, जैसा कि देख रहे हैं क्लोरीन का सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो 97 का इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। देन है 98 क्वेश्चन की एज लेंथ ऑफ क्यूब इज 400 पिकोमीटर, इट्स बॉडी डायगोनल वुड बी। तो इसका बॉडी डायगोनल कितना होगा, तो BCC का √3a होता है। तो √3 गुना 400 करेंगे तो टोटल जो आएगा वह 692 आएगा। तो फाइनल आंसर 98 का हो जाएगा सी। 99 क्वेश्चन विच वन विल रिएक्ट एसिड एंड अल्कलीज बोथ दैट इज एम्फोटेरिक। इसमें से कौन है, तो एम्फोटेरिक है वह इसमें से बेरियम ऑक्साइड है BeO, विच इज यूज्ड एज मॉडर्न मतलब मॉडर्न की तरह। इसमें से किसको यूज करते, तो एलम को यूज करते हैं। तो मुझे पता है कि आपको उतना पसंद नहीं आया होगा, फिर भी आप किस तरह के क्वेश्चन है उसका आइडिया आप लगा लिए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन BCC में आते हैं और 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इधर यहाँ पे PDF आप ले सकते, बता चुके हैं यहाँ पर 1 से लेकर ये 50 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन उसके बाद इसका और सारा क्वेश्चन का ये ले लीजिए। तो इस नीचे सॉल्यूशन भी सबका दिया हुआ है। तो ऐसे ही पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आप बायोलॉजी का और फिजिक्स का इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।